हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की आज की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान में एक साथ दिखे 3 आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने हमास से मिला लिया हाथ। जी हां, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी दौरे से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा भारत का काम आसान कर दिया। दोस्तों, हाफिज सईद के लश्कर ए तैयबा को फंड देता था यूसैड, जिसको ट्रंप ने अब पाकिस्तान की इस कमाई पर ही लगा डाला ताला। पूरे भारत को कर दिया ट्रंप ने खुश। जी हां, वही बताएंगे। फिर एक बार बांग्लादेश में मचा बवाल, हिंदुओं पर बड़ा हमला, बंग बंधु मुजीबुर रहमान के घर पर बुलडोजर से हमला, तोड़ फोड़ करके लगा दी आग। जी हां, कई शहरों में हिंसक झड़पें, बताएंगे बड़ी खबर। वहीं शेख हसीना को कोर्ट में पेश करने के आदेश, भारत से वापसी के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा है बांग्लादेश। तो वहीं 26 साल का सूखा होगा खत्म दिल्ली में। अब की बार बीजेपी सरकार किसको कितनी सीटें मिली हैं, बताएंगे हर एक एग्जिट पोल की आपको सबसे बड़ी कहानी। और इस भाजपा के नेता ने बड़ा दावा कर दिया है कि भाजपा से कौन होगा सीएम। सबसे पहले आपको बताएंगे सारी जानकारियां, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत की ताकत निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ती जा रही है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बात कर लेते हैं अगली और सबसे बड़ी खबर की, जहां जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने हमास से मिलाया हाथ। पाकिस्तान में एक साथ दिखाई दिए ये तीनों आतंकी संगठन। दोस्तों, पाकिस्तान के 2 प्रमुख आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने गाजा के हमास के साथ हाथ मिला लिया है। इसका सार्वजनिक सबूत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में देखने को मिला। जी हां, रावलकोट में आतंकवादियों ने कश्मीर एकजुटता दिवस कार्यक्रम के दौरान जैश के बंदूकधारियों को फलस्तीन के हमास नेताओं की सुरक्षा करते हुए मंच पर देखा गया। खुद जैश के एक आतंकवादी ने मंच से ऐलान किया कि हमास और पाकिस्तानी जिहादी समूह एकजुट हो गए हैं। जी हां, पाकिस्तानी आतंकवादी समूहों के इस कार्यक्रम में भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला गया है। आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ भी अमर्यादित टिप्पणियां की हैं। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक आतंकवादी ने कहा कि फलस्तीन के मुजाहिदीन और कश्मीर के मुजाहिदीन एक हो चुके हैं। उसने दिल्ली में खून की नदियां बहाने और कश्मीर को भारत से अलग करने की भी धमकियां दी है। इतना ही नहीं, उसने भारत के टुकड़े करने की भी गीदड़ भभकी दे दी। जी हां दोस्तों, हमास की पाकिस्तान के साथ बहुत ही ज्यादा पुरानी दोस्ती है। हमास के आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग देती है। खासतौर पर हमास के एयर और नेवल विंग के आतंकवादियों को पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, इसी बीच भारत के लिए बहुत बड़ी और खुशखबरी भरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी दौरे से पहले भारत को बड़ा तोहफा दे दिया। अमेरिका ने हाफिज सईद के लश्कर ए तैयबा को फंड देता था यूसैड संगठन। ट्रंप ने पाकिस्तान की इस बड़ी कमाई पर लगा डाला ताला। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अमेरिकी सरकार का एक वैधानिक निकाय है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यूएसएआईडी का पैसा भारत विरोधी संगठन को दिया जाता था, जिसे अमेरिका ने खुद आतंकवादी संगठन करार दिया है। ये पैसा लश्कर ए तैयबा के मुखौटा संगठन फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन को मिलता था। फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन पाकिस्तान के लाहौर से ऑपरेट होता है, जिस पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप है। वहीं ऐसा कहा जाता है कि यूएसएआईडी को भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती थी। जी हां, ऐसे में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के 1 महीने के अंदर इन आतंकवादियों के बढ़ते ढंग को ही काट डाला। यानी 1 महीने के अंदर ही कार्यकारी आदेश जारी करके अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को बंद करने का आदेश दे दिया। यूएसएआईडी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। इसके अलावा दुनिया भर के देशों में काम कर रहे यूएसएआईडी के कर्मियों को देश लौटने का भी आदेश दे दिया है। वाकई में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमेरिकी यात्रा से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये भारत को बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी जी को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया है। अगले सप्ताह होगी इनकी मुलाकात। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने बुधवार को इसकी पुष्टि की, यानी कल ही पुष्टि की गई है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी जी पेरिस में एआई पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने के बाद 12 और 13 फरवरी को 2 दिन की यात्रा पर वॉशिंगटन जाने वाले हैं। उन्हें व्हाइट हाउस आने का न्योता दोनों शीर्ष नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत के कुछ दिनों बाद ही दिया गया है। आपको बता दें, पीएम मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 27 जनवरी को फोन पर बात हुई थी। जी हां, ऐसे में हैप्पी जर्नी पीएम मोदी जी अवश्य कहिएगा आप लोग। वहीं बता दें अगली बड़ी खबर, जहां पर बांग्लादेश में फिर मचा बवाल, बंग बंधु मुजीबुर रहमान के घर पर बुलडोजर से हमला, तोड़ फोड़ करके लगा दी गई आग। जी हां, पड़ोसी देश बांग्लादेश में फिर से बवाल उठ खड़ा हुआ है। अवामी लीग के 6 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन से पहले राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसा शुरू हो गई है। गुस्साए प्रदर्शन
प्रदर्शनकारियों ने बुधवार की शाम बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के धन मंडी इलाके में स्थित आवास में आग लगा दी है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार शाम हमलावरों ने गेट तोड़कर जबरन बंगबंधु के आवासीय परिसर में प्रवेश किया और वहां तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी, फिर आग लगा दी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हजारों प्रदर्शनकारी हमलावर बंगबंधु के घर बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। ये विरोध प्रदर्शन पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा दिए गए एक ऑनलाइन भाषण के जवाब में किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने जवाबी कार्रवाई में धन मंडी में बुलडोजर मार्च निकालने की योजना की घोषणा की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पहले रात 9 बजे बुलडोजर से घर गिराने की धमकी दी थी, लेकिन उन लोगों ने अपनी योजना बदल दी और 8 बजे ही वहां पहुंच गए। वहां पहुंचते ही मुख्य द्वार को तोड़ दिया, जहां भारी तोड़फोड़ की। दोस्तों, आपको बता दें कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने भी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को 6 फरवरी को सड़क पर उतरने की अपील की थी। अवामी लीग देशव्यापी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बंद करके कई शहरों को जाम करने की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही छात्रों ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। हालांकि यह हिंसा किसने करवाई, आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं इसमें किसका बड़ा हाथ होगा। ये दंगाई किसके थे, ये किसी से छिपी हुई नहीं है बात। वहीं आपको बता दें, अब भारत से किसी भी कीमत पर शेख हसीना की वापसी के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा है बांग्लादेश। शेख हसीना को कोर्ट में पेश करने के दे दिए गए हैं आदेश। जी हां, बांग्लादेश के गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने बुधवार को कहा है कि बांग्लादेश शेख हसीना को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। गौरतलब है कि 77 वर्षीय हसीना पिछले साल 5 अगस्त को उनके खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद से भारत में रह रही है। बांग्लादेश की सरकारी समाचार एजेंसी BSS ने आलम चौधरी के हवाले से बताया कि हम उन लोगों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं जो मानवता के खिलाफ अपराध के आरोपों में ICT में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि बांग्लादेश के अंतरिम अपराध न्यायाधिकरण यानी ICT ने शेख हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सेना अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं अमेरिका दौरे की तैयारी, तो उधर ट्रंप ने गिरा दी गाज, संकट में फंस सकते हैं 7,25,000 भारतीय। कैसे? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज सैकड़ों भारतीय नागरिकों पर गाज गिरा दी, जिसके बाद 7,25,000 प्रवासी भारतीयों पर संकट गहरा सकता है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर सैन्य विमान 104 भारतीय नागरिकों को लेकर बुधवार दोपहर श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे अमृतसर पहुंचा। यह निर्वासन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त आव्रजन नीति का हिस्सा है, जिसके तहत हजारों अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकाला जा रहा है। यह निर्वासन ऐसे समय में हुआ है जब PM मोदी जी 12 से 13 फरवरी को अमेरिकी दौरे पर रहने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अवैध प्रवासन का विरोध करता है और इसे संगठित अपराध से जोड़कर देखता है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार उन भारतीय नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार है जिनकी राष्ट्रीयता प्रमाणित होगी। तो उधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने चिंता जताते हुए कहा कि अमेरिका 7,25,000 भारतीयों को अवैध प्रवासी मानकर वापस भेज सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े पैमाने पर निर्वासन के बाद भारत में इन नागरिकों के पुनर्वास की क्या होगी व्यवस्था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका से लौटे भारतीयों ने दावा किया है कि उनको हथकड़ियां और पैरों पर बेड़ियां बांधकर लाया गया है, जो वाकई में बहुत बड़ी और शर्मनाक हरकत है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि उनमें अभी तक एक भी क्रिमिनल नहीं पाया गया है। तो फिर हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां क्यों बांधी गई हैं, बता दें। भारत लौटे अवैध अप्रवासी में से जसपाल नाम के व्यक्ति ने बताया कि उसे नहीं पता था कि भारत भेजा जा रहा है। उसने दावा किया कि हमें हथकड़ी लगाई गई है और पैरों में बेड़ियां डाल दी गई हैं। इन्हें अमृतसर हवाई अड्डे पर खोला गया। वाकई में दोस्तों, भारतीय अवैध प्रवासियों की यह तस्वीरें देखकर हर किसी को बुरा लग सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। तो वहीं विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर अमेरिका के इस व्यवहार से भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि निकाले गए भारतीयों को हथकड़ी लगाई गई और अपमानित किया गया, जो वाकई में बहुत बुरा हुआ। अगर वाकई में दोस्तों ऐसा है तो आपकी इस मुद्दे पर क्या है राय, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई क्रिमिनल्स तो थे नहीं, तो फिर इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया। वाकई में इस पर मंथन किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें, क्या है संयुक्त राष्ट्र का ऑनर रोल, जिम्मेदार भारत को फिर मिला खास सम्मान। जी हां, भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के ऑनर रोल में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। इसने बताया कि भारत ने समय पर अपनी नियमित बजट देनदारी का भुगतान कर दिया। वित्तीय नियम 3.5 के तहत निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर यह भुगतान किया गया, जिससे भारत उन चुनिंदा सदस्य देशों में शामिल हो गया जिन्होंने वित्तीय प्रतिबद्धताओं को समय पर पूरा कर लिया। जी हां, मिशन द्वारा जारी बयान में कहा गया कि भारत एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के ऑनर रोल में शामिल हुआ है। ये उन देशों की सूची है जिन्होंने नियमित बजट योगदान का भुगतान तय समय सीमा में पूरा कर दिया। जी हां, तो वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका।
का दूसरी बार रोका गया जन्म से नागरिकता खत्म करने वाला आदेश। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी जन्म से नागरिकता को खत्म करने के आदेश पर दूसरी बार रोक लगा दी गई है। मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में एक संघीय न्यायाधीश डेबोरा बोर्डमैन ने बुधवार को इस आदेश पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला सुनाया। इससे पहले वॉशिंगटन राज्य में एक अन्य न्यायाधीश ने इस आदेश को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी थी। अमेरिका में जन्म लेने वाले हर बच्चे को नागरिकता देने का नियम 14वें संशोधन के तहत आता है। यह कानून 1868 में लाया गया था ताकि गुलामी समाप्त होने के बाद अफ्रीकी अमेरिकियों को नागरिकता मिल सके। इस कानून के मुताबिक जो भी व्यक्ति अमेरिका में जन्म लेता है वो स्वाभाविक रूप से अमेरिकी नागरिक होता है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का तर्क है कि अवैध अप्रवासियों के बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वे अमेरिका के न्याय क्षेत्र में नहीं आते। सरकार का कहना है कि संविधान में ऐसा कोई वरदान नहीं है जिससे अप्रवासियों के बच्चों को नागरिकता मिले। अब ऐसे में अमेरिका में इस बर्थ राइट सिटीजनशिप पर डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को दूसरे फेडरल जज ने स्थगित कर दिया है। दोस्तों, वाकई में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर भड़के प्रिंस सलमान सुनाई खरी खरी, कहा गाजा की 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। जी हां, गाजा पट्टी पर अमेरिका का स्वामित्व स्थापित करने और फलस्तीनी निवासियों को अस्थायी रूप से गाजा से बाहर कहीं और बसाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को अमेरिकी समर्थकों के अलावा विरोधियों ने भी बुधवार को खारिज कर दिया और इसकी निंदा की। ट्रंप का सुझाव व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में आया और राष्ट्रपति द्वारा अपनी योजना पेश करने के दौरान नेतन्याहू कई बार मुस्कुराए। इस दौरान ट्रंप ने गाजा पट्टी पर अमेरिका के स्वामित्व और फलस्तीनियों के लिए गाजा पट्टी से बाहर नई बस्तियां बनाने का सुझाव दिया ताकि युद्धग्रस्त क्षेत्र का पश्चिम एशिया के तट के रूप में पुनर्विकास किया जा सके। ऐसे में सऊदी अरब ने ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए कह दिया है कि फलस्तीन बनने तक इजराइल के साथ कोई भी संबंध हम नहीं रखने वाले। उन्होंने कहा, जब तक फलस्तीन देश नहीं बन जाता तब तक इजराइल के साथ कोई कूटनीतिक संबंध नहीं बनाएंगे। सऊदी अरब ने कहा कि वे फलस्तीन की अलग देश के रूप में मांग से पीछे नहीं हटेंगे। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी मौलाना ने उगला कश्मीर को लेकर जहर, कहा कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है, इसको हिंदू ब्राह्मणों के हाथ में नहीं रहने दे सकते। जी हां, पाकिस्तान में कल कश्मीर के प्रति एकजुटता का दिखावा किया गया। पाकिस्तान के राजनेताओं में खुद को कश्मीरियों का सच्चा हितैषी साबित करने की होड़ मची हुई। इसके लिए हर नेता दूसरे से ज्यादा तल्ख शब्दों में भारत के खिलाफ जहर उगलने में जुटा। इसमें पाकिस्तान की कट्टर इस्लामी पार्टियां भी पीछे नहीं है जो अवाम को धर्म के नाम पर बरगलाने और अपने हितों को साधने के लिए कुख्यात है। उन्हीं में से एक जमात इस्लामी पाकिस्तान के प्रमुख हाफिज नईम उर रहमान ने इस मौके पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। उसने लाहौर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है और हम इसे हिंदू ब्राह्मणों के हाथों में नहीं रहने दे सकते। इसके अलावा उसने भारतीय खुफिया एजेंसियों पर पाकिस्तान में लक्षित हत्याओं का अंजाम देने का आरोप लगाया और अमेरिका और कनाडा की तरह ही निर्णायक जवाब देने का भी आह्वान किया। तो उधर बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ की। तो शहबाज शरीफ ने पीओके में पहुंचकर कहा कि बातचीत से हम मुद्दों को कश्मीर का मुद्दा सुलझाना चाहते हैं। लाहौर समझौता को याद करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। फिर एक बार कश्मीरी राग अलापते हुए भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाने का दिखावा किया। शहबाज शरीफ ने दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बुधवार को अचानक लाहौर समझौते की याद आई। शहबाज शरीफ ने बुधवार को पीओके में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर समेत सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है। शहबाज शरीफ ने बुधवार को कहा कि हम चाहते हैं कि कश्मीर समेत सभी मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए हो। उन्होंने कहा कि भारत को 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर आना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र के किए गए वादों को पूरा करना चाहिए और बातचीत शुरू करनी चाहिए। तो कश्मीर मुद्दे पर फिर एक बार शहबाज शरीफ का यह बयान वाकई में दर्शाता है कि पाकिस्तान की दुम सीधी होने वाली नहीं है। वही बता दें, शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी से की भेंट, दोनों देशों की दोस्ती को अटूट बताया। दरअसल चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने बुधवार को यहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और कहा कि चीन और पाकिस्तान ने एक दूसरे को दृढ़ राजनीतिक समर्थन दिया है और उनके बीच अटूट मित्रता है। सरकारी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के बीच अटूट मित्रता है तथा हर स्थिति के लिए वे रणनीतिक करीबी साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों ने एक दूसरे को दृढ़ राजनीतिक समर्थन प्रदान किया है, उच्च स्तरीय घनिष्ठ आदान प्रदान बनाए रखा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीसी के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया है। दोस्तों, चीन के शिनजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने वाली $60 अरब की सीपीसी परियोजना को पाकिस्तान के नेताओं ने परिवर्तनकारी कदम बता दिया। तो वहीं आपको बता दें, अमेरिका की राह पर अर्जेंटीना राष्ट्रपति जेवियर माइली ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से तोड़ा नाता। जी हां, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के साथ गहरे मतभेदों के कारण अपने देश के विश्व स्वास्थ्य संगठन बोले तो WHO से अलग होने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति भवन के एक प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी। माइली की कार्रवाई उनके सहयोगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदम से मेल खाती
जाती है जिन्होंने 21 जनवरी को पदभार ग्रहण करने के पहले ही दिन ही कार्यकारी आदेश जारी करके अमेरिका को WHO से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ब्यूनस आयर्स में संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता मैनुअल एडोर्नी ने कहा कि अर्जेंटीना का निर्णय स्वास्थ्य प्रबंधन में गहरे मतभेदों पर आधारित है। खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने कहा कि उस समय WHO के दिशा निर्देशों के कारण मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा शटडाउन हुआ था। एडोर्नी ने कहा कि अर्जेंटीना किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन को अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा और हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं बता दें, अगर सीनेट ने मुहर लगाई तो हिंदू विरासत के साथ पहले भारतीय अमेरिकी FBI डायरेक्टर होंगे काश पटेल। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से FBI के निदेशक पद के लिए नामित भारतीय अमेरिकी काश पटेल को सीनेट न्यायपालिका समिति की एक और सुनवाई से गुजरना पड़ सकता है। पॉलिटिको के साथ पहली बार साझा किए गए पत्र में सांसदों ने न्यायिक समिति के अध्यक्ष चक ग्रासली यानी R आयोवा से मनोनीत व्यक्ति के साथ एक और औपचारिक सुनवाई के लिए अनुरोध किया है। सांसद विशेष रूप से उनसे FBI में हाल ही में हुए कार्मिक फेरबदल के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं। काश पटेल का पूरा नाम कश्यप प्रमोद विनोद पटेल है। काश पटेल FBI का नेतृत्व करने के लिए नामित पहले हिंदू भारतीय अमेरिकी के रूप में इतिहास बना रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 44 वर्ष की उम्र में पटेल ने एक प्रतिष्ठित लेकिन विवादास्पद करियर बनाया है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उनके कार्य, डोनाल्ड ट्रंप के साथ घनिष्ठ संबंध और खुफिया एजेंसियों पर उनके मुखर विचार शामिल है। जी हाँ, क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या ये हिंदू विरासत के साथ पहले भारतीय अमेरिकी FBI डायरेक्टर बन पाएंगे काश पटेल जी? देखते हैं भारतीयों की क्या है इस पर राय। तो वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने चल दिया अपना दाव, किया चुनाव का ऐलान। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ग्रीनलैंड में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है, जिसके बाद से ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ट्रंप पर आक्रामक हैं। अब उन्होंने 11 मार्च को देश में चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के साथ साथ संसद में इस पर भी विचार हुआ कि चुनाव के दौरान मिलने वाले विदेशी राजनीतिक दान पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। चुनाव में विदेशी मदद पर रोक लगाना ट्रंप के लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर नजर है और वो यहाँ के चुनाव में चाहेंगे कि उनकी पसंद का उम्मीदवार निर्वाचित हो ताकि अमेरिका के हित पूरे हो सके। एगेडे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप का नाम लिए बिना कहा, ये एक ऐसा समय है जिसे हमने अपने देश में पहले कभी अनुभव नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि ये समय आंतरिक विभाजन का नहीं बल्कि हमारे देश के लिए सहयोग और एक साथ आने का है। मैं आपके लिए काम करने और हमारे देश का नेतृत्व करने के लिए फिर से तैयार हूँ। वही बता दें, तिरुपति मंदिर में अब काम नहीं कर पाएंगे गैर हिंदू। ट्रस्ट ने 18 कर्मचारियों के खिलाफ ले लिया एक्शन। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर के शासी निकाय तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD ने मंदिर के उत्सवों और अनुष्ठानों में शामिल होने के दौरान कथित तौर पर गैर हिंदू धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए 18 गैर हिंदू कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। TTD के चेयरमैन BR नायडू के निर्देशों के बाद बोर्ड ने मंदिर की आध्यात्मिक पवित्रता को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए उन्हें हटाने के आदेश जारी किए हैं। दोस्तों, वहीं बता दें, नेपाल ने बदल दिए नियम। अब पर्वतारोही अकेले नहीं कर पाएंगे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई और साथ में रॉयल्टी शुल्क में भी इजाफा कर दिया गया है। जी हां, अब माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोही अकेले चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। नेपाल के पर्वतारोहण नियम में 6वां संशोधन किया गया है। इसके तहत माउंट एवरेस्ट सहित 8000 मीटर से अधिक ऊंचे सभी पहाड़ों पर अकेले चढ़ने की प्रतिबंध लगा दी गई है। नए नियम के मुताबिक पर्वतारोहण दल के प्रत्येक 2 सदस्यों के साथ कम से कम एक ऊंचाई कार्यकर्ता या पर्वतारोहण गाइड होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सरकार का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को उसके अनुभव की परवाह किए बिना अकेले पहाड़ पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये नियम अब अल्पाइन और अभियान शैली के पर्वतारोहियों पर भी लागू होगा। वहीं बता दें, सबसे बड़ी खबर दोस्तों, 26 साल बाद सूखा होगा खत्म। दिल्ली में अब की बार बीजेपी सरकार, आखिर किसको कितनी सीटें मिल रही हैं बता दे, बहुत बड़ी एग्जिट पोल। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान के जस्ट बाद एग्जिट पोल्स भी सामने आ चुके हैं। लगभग सभी पोल्स में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है, यानी कि बीजेपी का 26 साल का सूखा खत्म होने जा रहा है। 10 एग्जिट पोल में 8 में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है। वहीं 2 एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को चौथी बार सत्ता मिलती दिखाया गया है। दिल्ली में नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को होगा। सभी एग्जिट पोल को मिलाकर पोल ऑफ पोल में भी बीजेपी सरकार बनाती दिखाई दे रही है। पोल ऑफ पोल्स में भाजपा को 39 सीटें तक आ सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 30 सीटें ही मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक ही सीट आती दिखाई दे रही है। विभिन्न एग्जिट पोल की बात करें तो मैट्राइज के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 32 से 37, बीजेपी को 35 से 40 सीट मिलने का अनुमान है। चाणक्य स्ट्रेटजीज के अनुसार आम आदमी पार्टी को 25 से 28, बीजेपी को 39 से 44 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस को 2 से 3 सीटों का अनुमान है। विभिन्न संस्थानों के एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी का माहौल है और पार्टी ने दावा किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में अगली सरकार उसी की बनेगी। एग्जिट पोल के नतीजों की प्रतिक्रिया व्यक्त
बात करते हुए दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं, कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने आज भाजपा को इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है। दिल्ली से आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है। दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहती है और विकास चाहती है। वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा जी ने कहा, यह तय है कि 8 फरवरी को कमल खिलेगा। हम दिल्ली में सुशासन, स्वच्छ यमुना और रोजगार देंगे। अरविंद केजरीवाल को पूरा भरोसा है कि वे हार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 10 एग्जिट पोल हैं, जिनमें से 8 में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जीत 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है और इसकी झलक आपको 8 तारीख में दिखाई ही देगी। क्या होगी रियलिटी वो मालूम पड़ ही जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक कयास तो यही लगाए जा रहे कि भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर ये चुनाव की विजेता घोषित बन रही है। ऐसे में वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कौन होगा दिल्ली का सीएम। क्या वाकई में इन्होंने किया क्लियर, बता दें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा और महाराष्ट्र में भाजपा ने चुनाव लड़ा और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि कौन उम्मीदवार होगा। दिल्ली में जो भी कार्यकर्ता जिम्मेदारी निभाएगा वो दिल्ली के लिए काम करेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम दिल्ली की जनता से किए गए वादों को निभाते हुए दिल्ली को एक विकसित राजधानी बनाने के लिए 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन काम करें। उन्होंने दिल्ली वासियों को यह भरोसा दिलाया कि भाजपा अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए दिल्ली के लिए काम करेगी और उसे बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। लेकिन दोस्तों, उन्होंने बातों ही बातों में एक इशारा कर दिया है कि जो नेता दिल्ली में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी निभाएगा वाकई में कहीं ना कहीं कुर्सी उसी की ओर हो सकती है। आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो क्या लगता है आपको बीजेपी किसको सीएम बनाएगी? वहीं आपको बता दें, इस चुनाव में दिल्ली में रह रहे कई पाकिस्तानी शरणार्थियों ने भी पहली बार डाला वोट। सीएए के तहत मिली थी इनको नागरिकता। जी हाँ, तो वहीं अब बात कर लेते हैं मिल्कीपुर एग्जिट पोल्स की, जहां पर मिल्कीपुर में क्या खिलेगा कमल या फिर चलेगी साइकिल? क्या है एग्जिट पोल के रुझान? दरअसल यूपी स्थित अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को मतदान संपन्न हो गया। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इस उपचुनाव में दोनों राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने जमकर चुनाव प्रचार किया था। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक 65% वोट पड़े। मिल्कीपुर सीट पर लंबे समय तक सपा का दबदबा रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार के बाद भाजपा के लिए मिल्कीपुर प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है। अब राजनीतिक दलों की निगाहें एग्जिट पोल पर टिकी हैं। ऐसे में जी के जीनिया एआई एग्जिट पोल में मिल्कीपुर सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। जीनिया एआई एग्जिट पोल ने मिल्कीपुर में कमल खिला दिया। मिल्कीपुर में भाजपा को 52% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि सपा को 48%। ऐसे में लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हार का बदला भाजपा मिल्कीपुर में ले सकती है। जहां भाजपा की ओर से चंद्रभानु पासवान मिल्कीपुर से उपचुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। दोस्तों, इसी बीच ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।